मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है? तो देखिए, फंक्शन एक तरह के मशीन की तरह वर्क करता है। ठीक, अगर कोई मशीन जैसे होती है ना, कुछ इनपुट लेती है फिर आउटपुट देती है, उसी तरह से फंक्शन भी एक मशीन की तरह वर्क करता है। मान लीजिए अगर यह फंक्शन f(x) है तो यहाँ से कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। तो जनरली हम जो इनपुट होता है उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं और जो आउटपुट होता है y से। ठीक, तो फंक्शन एक तरह की मशीन है जो कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। ठीक, और फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? f(x)(y), यानी x इनपुट ले रहा है तो y आउटपुट दे रहा है। ठीक, इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं f फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसका क्या मतलब है कि जो सेट A है वो इनपुट है और जो सेट B है वो आउटपुट है। ठीक, और जो इनपुट सेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन सेट, और जो आउटपुट सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन सेट। ठीक, तो जो सेट A है उसको डोमेन सेट, जो सेट B है उसको कोडोमेन सेट। ठीक, अब अगर एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई सेट A दिया हो, सेट A सेट B। अगर सेट A में एलिमेंट दिया हो 1 2 3 और सेट B में दिया हो A B C, इसका मान लीजिए अगर 1 A से रिलेशन बना रहा हो, 2 B से रिलेशन और 3 C से रिलेशन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? f(1) इज इक्वल टू A, यानी कि f जब 1 इनपुट दे रहे हैं तो उसकी आउटपुट क्या आ रहा है? A, यहाँ से फंक्शन। ठीक, और f(2) की वैल्यू B, f(3) की वैल्यू C। तो फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो 1 है उस पे आउटपुट A आ रहा है और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि इमेज ऑफ 1 इज A। इसको लिख लेते हैं हम लोग, इमेज ऑफ 1 इज A। ठीक, और इसको दूसरे तरीके से कैसे हम लोग लिखते हैं? प्री इमेज ऑफ A इज 1। ठीक, तो 1 का इमेज A है और A का प्री इमेज 1 है। उसी तरीके से नीचे 2 का इमेज B है और B का प्री इमेज 2 है। ठीक, और 3 का इमेज C है और C का प्री इमेज 3 है। इस तरह से फंक्शन में जो इनपुट होता है उसका इमेज होता है और जो आउटपुट होता है उसका प्री इमेज होता है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं फंक्शन का। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B इज set to be function if every element of set A, every element of set A, ठीक, every element of set A has one and only one image in set B। ठीक, तो रिलेशन का फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B इज सेट टू बी फंक्शन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग समझते रहते हैं। मान लीजिए सेट A दिया है, सेट B दिया है। सेट B में मान लीजिए कुछ एलिमेंट दिया 1 2 3 और सेट B में दिया है x y z a। ठीक, और यहाँ 1 x से रिलेटेड है, 2 y से रिलेटेड है, 3 z से रिलेटेड है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट A टू सेट B। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक रिलेशन बन रहा है यह। ठीक, इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी कि सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। जो सेट A के अंदर सभी एलिमेंट है सबका इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे कोई एलिमेंट अगर फ्री है तब भी फंक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 हो जाए, ठीक, और 4 का कोई इमेज ना बने तब भी ये फंक्शन नहीं रह पाएगा। तो 4 नहीं होना चाहिए। जितने सेट A में एलिमेंट है यानी डोमेन सेट में जितने एलिमेंट है
सबका इमेज सेट बी में बनना चाहिए, ठीक। और सबका एक ही इमेज बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 का y और z दोनों इमेज नहीं बन सकता, अगर बन जा रहा है तो फंक्शन नहीं है, ठीक। तो जितने एलिमेंट है सबका एक इमेज बनना चाहिए, और सेट ए के जितने एलिमेंट हैं उनमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, ठीक। अब इसमें इस कंडीशन को मैं लिखवा दे रहा हूं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा। नोट कंडीशन ऑन रिलेशन टू बिकम फंक्शन। पहला कंडीशन क्या है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी फ्री। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड फ्री। तो फंक्शन होने के लिए किसी रिलेशन को सेट ए का कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है सेट ए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should have only one image in सेट बी। तो सेट ए का कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, और सेट ए के जितने एलिमेंट है सबका केवल एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकता है, मान लीजिए अगर यहाँ 4 रहे, ठीक, अगर 4 का इमेज जेड पे जाए, ठीक, तब भी ये फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का इमेज x है, एक ही इमेज है, 2 का इमेज y है, एक ही इमेज है, 3 का इमेज z है, एक ही इमेज है, 4 का इमेज z है, एक ही इमेज है। तो जितने एलिमेंट है सब 3 और 4 का भले एक ही इमेज है, लेकिन दोनों का अलग अलग इमेज है ना। ऐसा नहीं है कि 3 का 2 इमेज है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है कोई फ्री नहीं होना चाहिए, और किसी का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन होता है फंक्शन के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में फंक्शन को पहले हम लोग देख लेते हैं, फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि सेट ए के जितने एलिमेंट है सबका सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज बने, सेट ए के किसी 2 एलिमेंट का एक इमेज ना बने। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, एवरी डिस्टिंक्ट element of set A has distinct image in set B। इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कोई सेट A है, A इज इक्वल टू इस तरह से ले ले 1 2 3 -3 भी ले लेते हैं, ठीक, और सेट B ले लेते हैं हम लोग 1 4 9। अब अगर स्क्वायर से इसको हम लोग रिलेट करें तो 1 का रिलेशन 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और -3 का स्क्वायर भी हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आप देखिए 1 का डिस्टिंक्ट इमेज है 1, 2 का डिस्टिंक्ट इमेज है 4, लेकिन 3 और -3 2 एलिमेंट का सेम इमेज है, ठीक। ऐसे केस में ये 1 1 नहीं रह जाएगा, ठीक। 1 1 रहने के लिए जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं उसके सबके अलग अलग इमेज यहाँ होने चाहिए। उस तरह के फंक्शन को हम लोग 1 1 कहते हैं। अब कभी भी आपको अगर प्रूफ करना हो 1 1 मतलब 1 1 प्रूफ करने के लिए आ जाए कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ठीक। तो उस केस में आप मान लीजिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट, ठीक। तो x1 और x2 को डोमेन सेट का मान लीजिए, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हम x1 और x2 2 वेरिएबल मानेंगे डोमेन सेट के, और उसमें एक कंडीशन लगाएंगे कि f x1 इज इक्वल टू f x2, ठीक। और इसको हम लोग शो कर देंगे, इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। अगर इस तरह से हम लोग शो कर देंगे तो उस फंक्शन को हम लोग 1 1 बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मीनिंग। मीनिंग फंक्शन में क्या हो जाता है, जैसे अभी जो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया था, मान लीजिए इसमें जो डोमेन सेट है A 1 2 -2 है, और कोडोमेन सेट है 1 4, ठीक। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर से रिलेशन बना के इमेज बनाए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, ठीक।
तो फंक्शन तो है क्योंकि वन मान लो सेट ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है और सेट ए के सभी एलिमेंट के केवल एक ही इमेज बन रहे हैं, एक से ज्यादा इमेज किसी के नहीं बन रहे हैं। यही दो कंडीशन होता है फंक्शन होने के लिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया ये फंक्शन तो है। अब यहाँ पे देखिए 2 और -2 दोनों एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम। और जहाँ सभी एलिमेंट का अलग अलग इमेज बने उसको हम लोग बोलते हैं वन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन टू और इनटू, देखते हैं ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे ताकि इजीली समझ पाए। मान लीजिए कोई फंक्शन है सेट ए टू सेट बी, ठीक, और सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 4 9, ठीक। तो यहाँ पे सेट ए सेट बी, अगर इसको भी हम लोग स्क्वायर के रिलेशन से रिलेट करें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और एलिमेंट है -3, ठीक, तो -3 तो -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ जो कोडोमेन सेट में है अगर सभी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पर सभी एलिमेंट का अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक। ऑन टू फंक्शन प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट एग्जिस्ट, ठीक। तो जो सेट बी है उसके सभी एलिमेंट के अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज और होता है कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम सेट है तो उस केस को भी हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ जो सेट बी है इसमें कोई एलिमेंट फ्री नहीं होता है। अगर कोई एलिमेंट फ्री रह गया और उसका प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं इनटू फंक्शन। यहाँ भी हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं एफ ए टू बी और सेट ए मान लीजिए यहाँ पर दिए हम लोग 1 2 3 और सेट बी यहाँ पर है 1 4 3 9, ठीक। तो यहाँ भी अगर हम लोग स्क्वायर से रिलेट करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे लेकिन एक जो एलिमेंट है 3 वो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन फंक्शन तो है क्योंकि ये कि सभी एलिमेंट मतलब सभी का इमेज है, ठीक, और सभी का यूनिक इमेज है, तो फंक्शन तो है। लेकिन ऑन टू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट फ्री रह गया, ठीक। तो ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन जो रेंज होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कभी भी जब कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट फ्री रह गया और जिसका प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। और ऑन टू फंक्शन में सेट बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा। अब हम लोग देखेंगे 1 ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 1 ऑन टू का मतलब जो फंक्शन होगा वो 1 प्लस ऑन टू होगा। 1 का मतलब कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं यूनिक एलिमेंट उन सबका यूनिक इमेज बनेगा सेट बी में। और ऑन टू का मतलब सेट बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, रिलेशन ए टू बी, ठीक। अगर मान लीजिए ये सेट दिया है 1 2 3 और सेट बी दे दिया है 1 4 9, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर से हम लोग रिलेट करें सेट ए को सेट बी से तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो सेट ए के जितने भी यूनिक एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज बन रहा है सेट बी में, तो इसका मतलब ये 1 है। और पहले हम लोग यही चेक करेंगे कि जो सेट ए है सबका यूनिक इमेज बने सेट बी में, ठीक, डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक। तो वो 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करने के लिए सेट बी को हम लोग देखेंगे
कि कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 और लिख दें तो 10 किसी से रिलेशन नहीं बना रहा है, यानी 10 का मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब ये 1 2 नहीं रह जाएगा। ठीक, तो 1 1 है क्योंकि ए के जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनका डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है सेट बी में, और ऑन टू इसलिए है कि सेट बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं है कि जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो इस तरह के फंक्शन को 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब इसी में एक और हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इनवर्टिबिलिटी का। इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक, इनवर्टिबल फंक्शन। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हो f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर इस फंक्शन को हम लोग लिख सके किसी और फंक्शन मान लीजिए g के रिस्पेक्ट में फ्रॉम बी टू ए, ठीक, अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी दिया है, अगर उसको फंक्शन को हम लोग g फ्रॉम बी टू ए लिख सकते हैं, इस तरह के फंक्शन में f का f इनवर्स इज इक्वल टू g, यानी कि f का इनवर्स g हो गया। ठीक, और किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल तभी होगा, मान लीजिए f a टू b था, लेकिन जब वो इनवर्टिबल बना तो b टू a हो गया, तो यानी कि यहाँ जो कोडोमेन सेट था वो डोमेन सेट हो गया। और फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन यही है कि जो डोमेन सेट है उसका कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो b का कोई एलिमेंट फ्री तभी नहीं होगा जब वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक, तो इनवर्टिबल होने के लिए पहली बात तो ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक, और सेट b जो है, मान लीजिए जो डोमेन सेट है उसका केवल एक ही इमेज होना चाहिए। अब फंक्शन इधर से इधर चलने लगा ना, तो जब 1 1 होगा तभी ना सबका यूनिक इमेज होगा। तो किसी भी फंक्शन को इनवर्टिबल होने के लिए उस फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना मस्ट है। इसका मतलब कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल तभी होगा जब वो 1 1 ऑन टू होगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि पूछ ले कि मतलब बताइए फंक्शन इनवर्टिबल है कि नहीं, तो आप उस फंक्शन का 1 1 चेक करिए, ऑन टू चेक करिए। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसका मतलब फंक्शन इनवर्टिबल है। टू चेक इनवर्टिबिलिटी of a function, check 1 1 and on 2। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। कि फंक्शन का इन्वर्टिबिलिटी, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स, और उसको लिखते हैं हम लोग एफ इनवर्स से। ठीक, तो कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी होता है जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मान लीजिए अगर दो फंक्शन दिया हो एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, अगर दो फंक्शन दिया हो तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज, तो अगर कोई फंक्शन दिया हो एफ ए टू बी और जी बी टू सी, मतलब इसका जो कोडोमेन है इसका डोमेन है। ठीक, तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिफाइंड एज जी ऑफ एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। और यहाँ पर देखिए जी ऑफ एफ, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ए हो जाएगा और कोडोमेन सी हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी कंपोजिशन फंक्शन के लिए अगर एफ ए टू बी है, जी बी टू सी है, तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिफाइन है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और अब हमसे अगर पूछ दे फाइंड एफ ऑफ जी। ठीक, एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स थी, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ
एफ ओ जी। ठीक, तो इस तरह से अगर किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन निकालने के लिए हमसे पूछे, अगर एफ ओ जी पूछ रहा है या जी ओ एफ, यहां पर अगर जी ओ एफ भी पूछ ले, जी ओ एफ यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जी ऑफ साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक, इस तरह से अगर किसी भी फंक्शन का, दो फंक्शन का कंपोजिशन निकालने के लिए दे तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं क्वेश्चन में यूज हो सकता है, तो है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ठीक, यदि कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, ठीक, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, अगर एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू हम एफ एक्स प्रूव कर दे तो देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक, और यहां पर क्या है, ऑड फंक्शन में इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आए तो वहां पे जो एफ एक्स होता है एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक, अब एक एक एग्जांपल हम लोग इसका ले लेते हैं। तो इवन फंक्शन का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हम लोग निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है यानी कि कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यानी कि एफ एक्स इवन फंक्शन है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि जी एक्स, तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, तो जी एक्स भी इवन फंक्शन होगा। और ऑड फंक्शन में एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, और माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑड फंक्शन का, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे हम लोग तो माइनस एक्स का क्यूब यानी कि माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इस तरह से अगर कभी भी हमको दे ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन पूछ ले कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, अगर एफ एक्स वापस आ जाए तो इवन फंक्शन है, अगर माइनस साइन बाहर लेके एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन है।